तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले ऐसी 10 मिक्सिंग ट्रिक्स जिसको अगर आप गाने के अंदर स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते हो तो आपका गाना बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करने लगेगा और जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो ना अपने गाने को क्रिएट करते टाइम वो सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी। तो जो सबसे पहली ट्रिक है वो है डू नॉट यूज कंप्रेसर ऑन एवरीथिंग। तो जब आप गाने को क्रिएट कर रहे होते हो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठा होता है कि अगर मैं कंप्रेसर को हर एक ट्रैक पर लगा दूंगा तो ही वो अच्छा साउंड करेगा, और प्रोफेशनल भी शायद यही करते होंगे। बट ये आपका बिल्कुल इल्यूजन है, क्योंकि जब एक प्रोफेशनल गाने को क्रिएट करता है तो वो सबसे पहले एनालाइज करता है कि उस गाने के अंदर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को कंप्रेशन की नीड है भी या नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने अपने एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया जिसमें काफी ज्यादा लिमिटेड स्टेम्स है, क्योंकि काफी सॉफ्ट टाइप का गाना है। इसको एक बार सुनकर देखते हैं। मसा मसा मिल दिया दिल एक दूजे ना निक्की जही गल ते नहीं छड्डीदा गुस्से गिले चल दे रहंदे आ याराने। तो इस गाने के अंदर जो पियानो को क्रिएट करा गया वो कुछ इस तरीके से साउंड करता है। यह है पैड्स और यह है पियानो 2। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे मैंने पियानो के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक EQ लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं करा हुआ। उसके बाद जो हमारा पैड्स है उस पर भी अगेन मैंने सिर्फ 2 EQ लगाए हुए हैं और मैंने कुछ नहीं करा हुआ। और जो हमारा पियानो 2 है उसके ऊपर अगेन हमने सिर्फ और सिर्फ EQ और हल्के से रिवर्ब लगाई है और हल्का सा पैन करा हुआ है और कुछ नहीं करा हुआ। तो जो कंप्रेसर है ना उसको हर जगह इंप्लीमेंट नहीं करना होता। तो जो कंप्रेसर है वो एक डायनामिक ऑल्टरिंग प्लगइन है। तो बेसिकली अगर आपकी साउंड किसी लेवल से काफ़ी ज़्यादा लाउड चली जाती है, कम हो जाती है, तो हम कंप्रेसर को ऐड करते हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए। लाइक अगर आप मेरे इस प्रोजेक्ट में देखोगे यहाँ पर जो वोकल्स मेरे पास रिकॉर्ड होकर आए हैं, तो सबसे पहले तो मैंने वोकल्स को कंप्रेशन लगाने से पहले भी उसको आप देखोगे चॉप कट करके उनकी गेन क्लिप छेड़ रखी है कि कोई किसी का गेन मैंने बढ़ा रखा है, किसी का गेन मैंने कम कर रखा है। यहाँ पर जैसा आप नोटिस करोगे इस पर्टिकुलर पार्ट को ये जो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता था तो मैंने उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस करा हुआ है कंप्रेसर को लगाने से भी पहले। एंड क्योंकि ये वोकल्स पे नीड थी कंप्रेशन की तो ही मैंने इस पे थोड़े बहुत कंप्रेसर्स को यूज़ करा हुआ है। बट यहीं पे जो पियानो है, कीबोर्ड है, आई नो कि जिस प्रोड्यूसर ने इसको क्रिएट करा हुआ है उसने कोई ना कोई कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी या फिर किसी VST प्लगइन को यूज़ करा होगा। एंड यूजुअली जब भी आप एक VST प्लगइन या कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी को यूज़ करते हो तो वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड सैम्पल होते हैं। अब अगर वो ऑलरेडी प्रोसेस सैम्पल है तो उस पर और कंप्रेशन लगा के आप उसको अच्छा नहीं करोगे और ख़राब कर दोगे। इट्स मोर लाइक जब आप एक मैगी को खरीदते हो तो उसके अंदर मैगी और जो उसका टेस्ट मेकर होता है वो इनफ होता है। अगर आप उसके ऊपर और फालतू चीज़ें ऐड कर देते हो तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ों को ख़राब कर दे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि है ट्रांजिएंट शेपिंग। तो ट्रांजिएंट शेपिंग का मतलब ये है जैसे आप नॉर्मली कंप्रेसर को यूज़ करते हो ना कि आपने थ्रेशोल्ड सेट कर दिया और जैसी साउंड उससे ऊपर जाएगी तो आप उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस करते हो। ट्रांजिएंट शेपिंग जैसे इसका उल्टा है, आप एक लेवल सेट करते हो और जैसी साउंड उससे ऊपर जाएगी तो वो उसको और ज़्यादा लाउड बना देगा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बार इस वाले पार्ट को सुनकर देखते हैं। तो इस गाने के जो ड्रम्स हैं उसके ऊपर मैंने न्यूट्रॉन 4 का ट्रांजिएंट शेपर को यूज़ करा हुआ है और साथ ही साथ एक फैब फिल्टर प्रो Q4 को भी यूज़ करा हुआ है जहाँ पे मैंने उसको एज अ डायनामिक EQ यूज़ करा हुआ है। एंड जैसे किक्स या क्लैप्स या शेकर्स बजते हैं तो वो वॉल्यूम को रिड्यूस करने की जगह उसको बढ़ा देता है। तो एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं ड्रम्स को सोलो करता हूँ। तो एक बार ये दोनों प्लगइन को बंद कर देते हैं, सुनकर देखते हैं ड्रम्स को। तो जब मैं इस गाने को स्पीकर्स में सुन रहा था तो मैंने नोटिस क्या करा कि इस ड्रम लूप के अंदर जो लो एंड है वो ज़्यादा पंची नहीं है। तो मैंने न्यूट्रॉन का ट्रांजिएंट शेपर को यूज़ करा हुआ है और यहाँ पे अटैक को इंक्रीज़ करा हुआ है। तो जैसे किक हिट हो रही है वो एकदम से लो फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर दे रहा है इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग। एंड सेम मैंने हाई फ्रीक्वेंसीज में भी करा हुआ है। इसको एक बार ऑन ऑफ करके सुनकर देखते हैं। ऑफ करते हैं। ऑन करते हैं। थोड़ा सा आप फील करोगे कि पंचीनेस और जो क्रिस्पीनेस है वो बढ़ गई है और वो पूरे टाइम नहीं बढ़ी हुई। जब वो क्लैप्स, जब वो हाई हैट्स बज रही है, जब किक आ रही है सिर्फ तभी इंक्रीज होते हैं फिर रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ट्रांजिएंट शेपिंग हमारे प्रो Q4 से भी करी हुई है, जो कि बेसिकली कर क्या रहे हैं जैसी क्लैप्स बजती है एंड जैसे शेकर्स बजते हैं तब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं लेवल के अंदर। सुनकर देखते हैं एक बार। तो ये शेप काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही होगी, बट जब मैं पूरे गाने को एक साथ सुन रहा था तो मेरे को लगा यार इतने हाइज बूस्ट होने चाहिए, क्योंकि जो ड्रम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक साउंड कर रहे थे इसके बिना। तो एक बार मैं इन दोनों प्लगइन्स को ऑन ऑफ करके सुनाता हूँ आपको। ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं।
तो अगर आप बीट को सोलो करके ध्यान से सुनोगे एक बार, और इसको ऑन कर दूं, डिफरेंस सुनाई दिया, ऑफ कर देता हूँ। एंड यही अगर मैं पूरे गाने के साथ प्ले करूं, अगर आपको इस टाइप की शेप को क्रिएट करना है तो जस्ट FabFilter Pro Q4 को लोड करो। तो क्योंकि पूरे गाने के अंदर जो ड्रम्स से थोड़े वीक साउंड कर रहे थे, तो मेरे को पता था कि मेरे को कोई रैंडम फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट नहीं करना है, मेरे को 5000 हर्ट्ज को बूस्ट करना है, क्योंकि 5000 हर्ट्ज एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज है जहाँ पे हमारे ह्यूमन ईयर्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब आप सटल सा भी इंक्रीज करोगे आपको एकदम मेजर डिफरेंस दिखेगा, और इसी रीज़न से ड्रम्स एकदम से सुनने भी लग जाते हैं। तो मैंने 5000 के आसपास एक रेंज सेलेक्ट करा, और यहाँ पर मैंने इसको डायनामिकली इंक्रीज कर दिया इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग। और थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसीज क्योंकि दबी हुई थी इस बीट के अंदर, तो वो भी मैंने यहाँ से इंक्रीज कर रखा है। तो इसके साथ एक बार सुनकर देखते हैं, इसके बिना ऐसा साउंड करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके ड्रम्स खुलकर नहीं आ रहे हैं तो आप ट्रांजिएंट शेपिंग को यूज कर सकते हो अपने ड्रम के ग्रुप के ऊपर। तो जो थर्ड ट्रिक है वो ये है, भाई नॉब्स को मूव करो। अब मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी हर एक बिगनर के साथ कि जैसे ही मैं उनको कोई प्लगइन पकड़ाता हूँ ना कि डिस्टॉर्शन अप्लाई कर लो या फिर रिवर्ब को अप्लाई कर लो, वो सिर्फ 5-7-8% हल्का से हिलाते हैं, देखते हैं यार इसका फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं काम करता। आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा उसको एग्रेसिवली यूज़ करके ये चेक करना है कि भाई वो साउंड में चेंज किस चीज़ का ला रहा है। जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, हमारे ड्रम्स के साथ हमारी बेस को सुनकर देखते हैं। अब जब मैंने सुना ना, मेरे को लगा यार बेस वीक लग रही है, तो इसके ऊपर डिस्टॉर्शन को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एबल्टन का ओवरड्राइव डाला हुआ है, और यूजुअली बिगनर्स क्या करते हैं, वो पूरे ड्राइव को लेंगे, हल्का सा अप्लाई करेंगे, देखेंगे कुछ हो रहा है, हल्का हल्का करेंगे, इसको हल्का सा कर देंगे, कुछ इसको कुछ हल्का सा मूव कर देंगे। ये सही अप्रोच नहीं है। एज अ बिगनर आपको पता ही नहीं है कि ये प्लगइन कर क्या रहा है। इसी रीज़न से सबसे पहले आपको इसको फुल करके देखना चाहिए कि ये साउंड किस टाइप की ऐड कर रहा है। जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपकी साउंड पहले कुछ ऐसे थी और डिस्टॉर्शन के बाद वो ऐसे होगी। अब आपको समझ आएगा अरे यार मेरे को इतना इफेक्ट नहीं चाहिए, तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। एंड फिर उसको अगेन EQ और क्लीन कर सकते हो। बट अपनी नॉब्स को मूव करने से डरो मत। अगर हल्का हल्का 5-5, 6-6% ही नॉब को मूव करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो प्लगइन करता गया है। तो प्लीज़ अपनी नॉब्स को मूव करो। तो गाइज अगर आप लोग भी सारे प्लगइन्स को परचेज करना चाहते हो तो इससे बेटर डील नहीं मिलेगी। प्लगइन बुटीक लेकर आया अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल, जिसमें प्लगइन्स अप टू 96% तक के डिस्काउंट रेट पर मिल रहे हैं। इनफैक्ट कई प्लगइन्स तो फ्री हो रखे हैं। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो और आपके फेवरेट प्लगइन्स लाइक FabFilter के लिमिटर, EQs, कॉन्टैक्ट के बंडल, आइसोटोप के बंडल, UAD के तो पूरे के पूरे बंडलों पे 66% तक की डिस्काउंट रेट चल रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब भी आप इनमें से कोई प्लगइन खरीद रहे हो ना, वो आपको एक बोनस प्लगइन फ्री दे रहे हैं। मतलब आपको गिफ्ट प्लगइन और मिल रहे हैं। एक प्लगइन लेने पे 1 या 2 प्लगइन फ्री। तो भाई इससे बढ़िया डील नहीं देखी मैंने। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो। प्लगइन ब्यूटी के काफी ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट से पहले भी हम कश्मीर ब्लूम को परचेज कर चुके हैं और वो बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इस सेल में पार्ट लेने के लिए तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो। और आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो उसको फटाफट से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जो फोर्थ ट्रिक है वो है की इज इन योर लेवलिंग। तो बहुत बार आप लोग ये सोचते हो कि यार मैं अगर अपने गाने के ऊपर बहुत अच्छा प्लगइन ऐड कर लूँ, मैं बहुत अच्छे रिवर्ब लगा लूँ तो उससे और अच्छा हो जाएगा, उससे और ही अच्छा होगा। बट अगर आपकी लेवलिंग ही आपने ढंग से नहीं कर रखी तो अच्छा आउटपुट नहीं आने वाला, जो मर्जी प्लगइन अप्लाई कर लो। अभी मैंने आपके सामने एक प्रोजेक्ट को ओपन करा हुआ है और इसके अंदर मैंने क्या करा है, हर एक ट्रैक को सेम ही लेवल पे रख दिया। क्योंकि आप लोग सुनते हो ना, मिक्सिंग इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। तो मैंने एकदम बैलेंस कर दिया, सबको एक ही लेवल पे रख दिया। एक बार सुनकर देखते हैं। बेस, पियानो, पियानो 2, पैड्स, वोकल्स, सब कुछ ही अगर आप सेम लेवल पे रख दोगे तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि आपके गाने के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है। अब इस गाने के अंदर ड्रम्स नहीं है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है वोकल्स। मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा वोकल्स को, फिर दूंगा पियानो को, फिर दूंगा बेस को और साथ ही साथ दूंगा पैड्स को।
तो अगर मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने सबकी लेवलिंग सेम कर दी है उसकी जगह मैं प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दूं तो वो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। गुस्से गिले चलदे रहंदे आ याराने आच हत्थ विच हत्थ नहीं छुड़ाईदा। तो जब भी आप अपने गाने को मिक्स कर रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान लेवलिंग पे दिया करो कि आपके गाने के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या। अगर आप एक एग्रेसिव गाने को क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर ड्रम्स और वोकल्स हैं, बट यहीं पे अगर आप एक सॉफ्ट गाने को क्रिएट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके वोकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पियानो, गिटार एंड देन लास्ट में कहीं आपकी बेस या पैड्स आते हैं। तो जो फिफ्थ ट्रिक है वो है साइड चेन और इंस्ट्रूमेंट। अब ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जब जब किक आती है तब तक हम बेस को साइड चेन करते हैं। अब ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि किक और बेस जो होते हैं वो दोनों सेम ही फ्रीक्वेंसी रेंज में लाया करते हैं, जो कि है लो फ्रीक्वेंसीज, बेस फ्रीक्वेंसीज। बट जब हम एक गाने को क्रिएट कर रहे होते हैं और हमारे वोकल्स कहीं ना कहीं शाइन नहीं कर रहे होते, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन लेवलिंग के बाद ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जगह ही नहीं बना रहे आपके वोकल्स के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स का पूरे ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो। यहीं पे अगर आप FL Studio यूज़ करें तो हर एक ट्रैक को सिलेक्ट कर नीचे एक उसकी जो वायर होती है उसको एक ही ट्रैक पर लिंक कर दो और उस ट्रैक के ऊपर यहाँ पर डाल दो Pro Q4। Pro Q4 को डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एनालाइजर का बटन दिखेगा, इसमें SC या साइड चेन को ऑन कर देना, फिर एबल्टन के अंदर यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से चूज कर देना वोकल्स। तो अब होगा क्या, ये जो EQ मैंने इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई करा है इसके अंदर हमारे वोकल्स का भी सिग्नल आ रहा है, बट उस वोकल के सिग्नल को हम सुनने के लिए यूज नहीं करेंगे, बट उस सिग्नल को यूज करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट की कोई स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज को डक करने के लिए, ताकि वोकल्स के लिए जगह बन पाए। और FL Studio के अंदर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। एंड जैसे आप Pro Q4 को ओपन करोगे तो आप नोटिस करोगे इसके अंदर वोकल का सिग्नल भी आ रहा होगा। अब देखो वोकल्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेम ही फ्रीक्वेंसी रेंज में लाया करते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का सा एक बैंड को नीचे क्रिएट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इसका हल्का सा स्लोप बढ़ा दूँगा, वाइड कर दूँगा और ये पूरा मिड फ्रीक्वेंसी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मेरे को फ्रीक्वेंसीज को डक नहीं करना भाई, तो मैं इसको 0 कर दूँगा, राइट क्लिक करके इसको डायनामिक करूँगा, हल्का सा नीचे लेके आऊँगा ऑलमोस्ट 3 से 4 dB तक का। और अब आपको लगता है कि साइड चेन होने लग गया, ऐसा नहीं हुआ। अभी आपको यहाँ पर क्लिक करके बताना पड़ता है कि भाई बाहर से एक सिग्नल आ रहा है उसके हिसाब से साइड चेन करना है। तो ये है द एक्सटर्नल साइड चेन बटन, इसको ऑन कर दो और यहाँ पे अब आपको वोकल का सिग्नल दिखेगा। गुस्से गिले चलदे रहंदे आ याराने आच हत्थ विच हत्थ नहीं छुड़ाईदा। उमरां दे वादे कर अखियां च ख्वाब पर मिट्टी विच। तो इस तरीके से आप अपने गाने के अंदर वोकल्स के लिए स्पेस को क्रिएट कर सकते हो। अब जो मैं आपको 6th ट्रिक बताने वाला हूँ ना, वो मेरे को ट्रिक काफी सालों तक नहीं पता थी, और जिस दिन से मैंने उस ट्रिक को अप्लाई करना स्टार्ट करा है ना, उस दिन से मेरे मिक्सेस 20 से 30% और ज्यादा बेटर हो गए, जो कि है लो कट या रिवर्ब। तो जब आपने वोकल्स के ऊपर रिवर्ब को अप्लाई करते हो ना, तो वोकल के अंदर मिड फ्रीक्वेंसीज भी होते हैं, हाई मिड भी होते हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज भी होते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा डीप या लो मिड फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना वोकल्स की, उस पर हमें इतनी ज़्यादा रिवर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम वहाँ पर रिवर्ब को ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड साउंड करते हैं। एक बार सुनकर देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक वोकल्स को लिए हुए हैं जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करते हैं। और यहाँ पे मैंने लो कट करा हुआ है। अगर मैं यहाँ से लो कट को हटा दूँ, और इनफैक्ट इस वोकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाई लेयर नहीं है, मिड लेयर भी है, उसके ऊपर भी रिवर्ब लगी हुई है, उस पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लो कट करा हुआ है। अगर मैं उसको भी हटा दूँ तो उस वोकल्स को सुनकर देखो एक बार किस तरीके से साउंड करेंगे। अब क्योंकि इस गाने के अंदर एक लो लेयर भी है जो हमने ऐसे लेयरिंग कर रखी है यहाँ पर, तो हो क्या रहा है, जो हमारे हाई पिच्ड वोकल्स हैं और जो हमारे मिड वोकल्स हैं, उनकी जो रिवर्ब्स हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मडीनेस क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमने उसके लो कट नहीं करे हैं, और इसी रीज़न से अभी वोकल्स शाइन कर ही नहीं रहे हैं। जो डेप्थ वाला वोकल आ रहा था ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मर गया है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन अपने रिवर्ब्स पे जाऊँगा और एक लो कट को अप्लाई करूँगा। अब इसको सुनकर देखते हैं।
ऑलमोस्ट 20 से 30% वोकल खुद ही अच्छे साउंड करने लग गए, क्योंकि हर एक वोकल टेक को अपनी स्पेस मिल रही है, उसके रिवर्ब आपस में झगड़ नहीं रही है। तो ये ट्रिक को भी आप अपने गाने के ऊपर इंप्लीमेंट जरूर करके देखना। तो जो अगली ट्रिक है वो है डिस्टॉर्ट योर ड्रम्स आफ्टर कंप्रेशन। तो जब भी हम हमारे ड्रम्स के ग्रुप के ऊपर कंप्रेशन को अप्लाई करते हैं या फिर ट्रांजिएंट शेपिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे ड्रम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने लग जाते हैं, बट उसी रीज़न की वजह से वो अच्छे भी साउंड कर रहे होते हैं। एक बार सुनकर देखते हैं हमारे ड्रम्स को। अभी जो ड्रम्स है काफ़ी ज़्यादा पंची साउंड कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है, हमने हेडरूम कहीं ना कहीं 6 dB का दिया था, बट वो सब करने के बाद वो कहीं ना कहीं 0 टच कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लिपर को लूँगा जो कि काइंड ऑफ एक डिस्टॉर्शन ही है, और मैं उसको ऑन कर दूंगा और उस पर यहाँ पर एक सीलिंग सेट कर दूंगा जिससे हमारे ड्रम्स -6 dB से ऊपर ना जाए। अब इससे होता क्या है, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये हमारे गाने का फाइनल लिमिटर खुला हुआ है। इसके अंदर एक बार इनपुट सिग्नल देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। तो देखोगे आप, ये ऑलमोस्ट जो पहली किक पड़ती है वो -4.3 तक लेक लिमिटर पे धक्का मार रही है। और अब यहाँ पर अगर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में प्ले होंगे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जाने लग जाता है। तो अब क्लिपर को अप्लाई करने से हो क्या रहा है ना, कि जो हमने पहले कंप्रेसर को अप्लाई करा था उससे कहीं ना कहीं हमने जो ट्रांजिएंट से उसको और ज़्यादा बूस्ट कर दिया। तो वो जो हमने -6 dB का हेडरूम लिया था उससे ड्रम्स ऊपर जाने लग गए। बट उससे एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो एंड में हमने लिमिटर लगा रखे ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड लग रहा है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपकी गाड़ी के अंदर सस्पेंशन लगा होता है और ऊपर सीट भी होती है, फिर आप बैठते हो। तो जब भी गाड़ी गड्ढे में जाती है तो कहीं ना कहीं वो सीट और सस्पेंशन वो झटका झेल लेते हैं। तो अब क्या, इतने जो लाउड ड्रम्स हैं ये सीधा आपके एंड वाले लिमिटर के अंदर घुस रहे हैं, जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का दे सकते हैं। बट उससे पहले ही अगर हम हमारे ड्रम्स को क्लिप कर दें -6 dB के ऊपर, तो होगा क्या, हमारी जो लाउडनेस है कहीं ना कहीं वो भी लूज़ नहीं होगी, जो हमारे ट्रांजिएंट्स में जो पंच ऐड हुआ है वो भी लूज़ नहीं होगा, और जो हमारे पीक्स है ना वो कहीं ना कहीं -6 तक ही रुक जाएंगे। अब बस इसको बहुत ज़्यादा मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रम्स फटने भी लग सकते हैं, तो बहुत ही सटल अमाउंट में करना। अब क्या होगा कि जो हमारे फाइनल लिमिटर है तो उसके अंदर ज़्यादा इनपुट जा ही नहीं रहा है, तो उस पर ज़्यादा झटका भी नहीं आएगा, हमारे ड्रम्स भी लाउड हो गए, और इसको बोलते हैं अपनी परसीव्ड लाउडनेस को इंक्रीज करना बिना अपने लेवल्स को छेड़े। तो जो 8th ट्रिक है वो है फिल्टर योर लो फ्रीक्वेंसीज टू ऐड एनर्जी। आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, जब प्रोफेशनल के गाने हम सुनते हैं तो जैसे उनका हुक आता है, जैसे उनकी ड्रॉप आती है, फिर जैसे उनका कोरस आता है, तो एकदम से एनर्जी हिट करती है। बट जब हम गाने को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारे वर्सेस के अंदर, हमारे बिल्डअप्स के अंदर और हुक्स के अंदर या कोरस के अंदर ना वो एनर्जी कंपेयर ही नहीं हो पाती। अब यहाँ पे प्रोफेशनल क्या डिफरेंट करते हैं, वो ये है कि वो एनर्जी को ऐड करने की जगह एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, ताकि जब एनर्जी मिले तो ऐसे मिले कि दिमाग फट जाए। मतलब जैसे एक ट्रैक को मैं प्ले करके सुनाता हूँ आपको, उसमें मैं एक प्लगइन को बंद करता हूँ, सुनना एक बार इसको। अब इसको ऑन करते हैं, फिर सुनते हैं। डिफरेंस फील हुआ? जिससे हो क्या रहा है कि जैसे ही हमारा हुक या ड्रॉप आने वाला है, उससे पहले जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो होती है लो फ्रीक्वेंसीज के अंदर, तो वही हमने रिड्यूस कर दी गाने से। और जैसे ही हमारा हुक आ रहा था हमने सब कुछ खोल दिया। एक बार फिर से देखते हैं इसको। और अगर इससे कुछ सिमिलर चीज़ आप खुद के ही प्लगइन से करना चाहते हो तो जस्ट एक EQ डालो और यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसीज को कट कर दो, और जैसे आपको हुक आने वाला हो इसको, इस लो कट को इंक्रीज कर दो, और जैसे हुक का इसको रिड्यूस कर दो। जिस तरीके से, बट इसको देखो बंद कर दूं तो कैसा साउंड करेगा। फिर से ऑन करके सुनते हैं। तो जैसे बीट ड्रॉप हो रही है, एकदम से एनर्जी ऐड हो रही है। अब ये जो हमारा बेसिला का प्लगइन है ये सून ही फ्यूचर में आपको देखने को भी मिलेगा, और ये हमारी तरफ से आप सबको गिफ्ट होगा। इसका जो टोन नॉब है ये 3-4 चीज़ें और कर रहा है, बट अगर अभी क्योंकि ये प्लगइन आउट नहीं हुआ है, इसको आप सिंपली करना चाहते हो तो आप अपने बस एक लो कट से कर सकते हो। बट अब मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं इस टेलीटून को यूज़ कर रहा होता हूँ, और ये प्लगइन जल्दी आपके कंप्यूटर में भी आपको देखने को मिलेगा, बस कुछ ही टाइम की बात है। तो जो 9th ट्रिक है वो है ऑलवेज EQ फर्स्ट। तो अगर आपने बड़े बड़े हार्डवेयर कंसोल भी देखे हो तो उनके अंदर भी जब गानों को मिक्स करा जाता था तो सबसे पहले चैनल स्ट्रिप के अंदर एक गेन नॉब के बाद आपको एक EQ ही देखने को मिलता था, और EQ के बाद कंप्रेशन, रिवर्ब और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो अगर आप मेरे भी प्रोजेक्ट्स को नोटिस करोगे तो अगेन मैंने एक मिक्सिंग प्रोजेक्ट को अपने ओपन कर लिया, इसको सुनकर देखते हैं। How we get paper, hooligan gon' Singapore, Cordia waving like Kadal, I'm wavy, Up
तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले बेस के अंदर भी मैंने सबसे पहले EQing ही कर रखी है। जो हमारे ड्रम्स हैं उसके अंदर भी मैंने ब्लूम एक सॉर्ट ऑफ डायनामिक EQ ही है उसको, और फिर EQing ही करी हुई है। उसके बाद मैंने ट्रांजिएंट शेपिंग और फिर कंप्रेशन करा हुआ है। और अगेन म्यूज़िक के अंदर भी मैंने सबसे पहले EQing करी हुई है, फिर मैंने अगेन डायनामिक EQ को यूज़ करा हुआ है। और अगर हमारे वोकल्स के अंदर चेक करें, अगेन सबसे पहले EQing यूज़ करी हुई है। EQ करना मैं सबसे पहले इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि आप जब किसी नए घर में मूव भी करते हो तो नया सामान लाने से पहले आप उस पहले घर की सफाई करते हो, दैट इज़ क्लीनिंग। तो EQ को सबसे पहले आप अपने ट्रैक पे इसलिए लगाते हो ताकि आप पहले उस ट्रैक में अगर कुछ गंद है वो हटा पाओ, उसके बाद आप और EQs को ऐड कर सकते हो जो चीज़ों को बूस्ट करे, या फिर आप उसके बाद कंप्रेशन डिस्टॉर्शन को ऐड कर सकते हो। तो मेरा बिलीव है कि पहले सफाई कर लो और फिर उस चीज़ को और निखार लो। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है समटाइम लेस इज मोर। तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास मिक्सिंग के लिए आया था। ये कुछ इस तरीके से साउंड करता था और अब ये कुछ इस तरीके से साउंड करता है। और आप नोटिस करोगे इसके मास्टर के ऊपर भी मैंने एक ब्लूम प्लगइन को अप्लाई करा हुआ है, एक मल्टी बैंड कंप्रेसर को अप्लाई करा हुआ है लोस को संभालने के लिए, और एक लिमिटर डाला हुआ है। 10,000 चीज़ें नहीं डाल रखी। तो कभी कभार आपके प्रोजेक्ट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना वो एसेस करके सिर्फ उतना ही करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फालतू में भर भर के प्लगइन्स डालने से कुछ नहीं होता। गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को हाइप कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। और अगर इन डेप्थ 3 घंटे के अंदर सीखना चाहते हो कि मिक्सिंग कैसे करते हैं तो ये वीडियो को चेकआउट कर लेना।